any type of modification, any type of change in the existing framework of your debt, I mean in the existing terms and conditions of your debt is called CDR. तो CDR का अकाउंटिंग प्रोसेस जो है ना, बड़ा सॉलिड सा, बड़ा सुंदर सा इंड AS 109 ने डिस्कस किया है. उसमें एक 10% की थ्रेशोल्ड की बहुत ही सुंदर सी कहानी है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं. पहले लेवल पे मैं आपको एक पहला पैराग्राफ खाली पढ़ के सुना दूं कि when the borrower finds it difficult to service the loan, that is repayment of interest and the principal, and the lender and the borrower agree to change the terms and conditions of the loan, we call it corporate debt restructuring. अब इसमें होता क्या है, क्या प्रोसेस है अकाउंटिंग का. ठीक है, सीडीआर क्या है तो दुनिया में सबको मालूम, आप लोगों को भी मालूम, आप लोग तो अपनी लाइफ में भी देखते होंगे इन सब चीजों को और ऑडिट वगैरह में भी देखते होंगे इन सब चीजों को. तो सीडीआर का अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है मैं आपको बताता हूं. आपका जो बोरोइंग, जो लोन आउटस्टैंडिंग आपकी बैलेंस शीट में है, जिस दिन आप लोगों का सीडीआर का एग्रीमेंट साइन होता है, जिस दिन सीडीआर हो गया, उस दिन आप अपने लोन के अमाउंट को बैलेंस शीट में देख लीजिए. मान लीजिए लोन का अमाउंट है 1,40,000. से दिस इज द लोन अमाउंट इन योर बैलेंस शीट. और मान लीजिए आप इस लोन को अमोटाइज्ड कॉस्ट पे लिख रहे थे और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 12% का था. इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट तो निकालना पड़ता है लोन अमोटाइजेशन में, अमोटाइज्ड कॉस्ट पे, तो आप अमोटाइजेशन टेबल 12% के हिसाब से बना रहे थे. और मान लीजिए आप जो भी इंटरेस्ट दे रहे थे, मान लीजिए 15,000 रुपया करके आप इंटरेस्ट दे रहे थे साल का, और रिपेमेंट के वक्त मान लीजिए आपको 2 लाख रुपया देना है, जैसा भी कंडीशन है. मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको खाली ये देखना है कि कैरिंग अमाउंट ऑफ द लोन कितना है. फिर आपको ये देखना है कि इन फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग के बाद आप क्या कैश फ्लो करने वाले हैं, मतलब कितना इंटरेस्ट, कितना प्रिंसिपल किस पीरियड में चुकाने वाले हैं, इसको कैलकुलेट कर लीजिए. कैलकुलेट भी क्या, इसको चेक कर लीजिए कितना है, स्ट्रीम बना लीजिए कि ये आउटफ्लो होने वाले हैं. उसको 12% के हिसाब से जो आपका ओल्ड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए. कहने का मतलब है टोटल मिलाकर के 3 स्टेप है, उसके बाद फिर 2 स्टेप और है, बट 3 स्टेप है. फाइंड द एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ द लोन, find the future cash flow as per the new terms and conditions, find its present value using the old effective interest rate. अब क्या हुआ, जैसे आपने पीवी निकाला, मान लो पीवी आया 1,30,000, तो क्या हुआ जरा डिफरेंस देखिए. डिफरेंस हुआ 10,000 रुपीज का. ये जो 10,000 रुपीज का डिफरेंस है, इसको डिवाइड कीजिए 1,40,000 से और देखिए ये परसेंटेज टर्म्स में कितना होने वाला है. तो 10,000 डिवाइडेड बाई 1,40,000 आप करेंगे तो परसेंटेज टर्म्स में इट विल कम अराउंड 7% मैं एग्जैक्टली आपको कैलकुलेट करके देता हूं. इट्स 10 डिवाइडेड बाई 140, इट्स कमिंग 7.14%. तो क्योंकि 7.14% 10% से कम है, 10% बेंचमार्क है, 10% कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, 10% एक बेंचमार्क के रूप में यूज करना है. क्योंकि आपका चेंज सीडीआर की वजह से आपका जो रिवाइज्ड कैश फ्लो का पीवी है यूजिंग ओल्ड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, माइंड दीज वर्ड्स, वो सिर्फ 7.14% से चेंज हो रहा है, विच इज लेस देन 10%. तो आपके लिए बोला जाएगा कि चेंज सब्सटेंशियल नहीं है, चेंज सब्सटेंशियल नहीं है, कुछ मत करो, मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग कर लो. अब आप बोलेंगे सर मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग कर लो, मतलब क्या हुआ. मतलब ये हुआ कि जो लोन है आपका 1,40 उसको 1,30 में कन्वर्ट कर दो, लोन लायबिलिटी को कम कर दो. तो सर कैसा एंट्री मारेंगे, लोन लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड दैट विल बी 10,000. सर फिर क्या करना है, उसके बाद अब आपका जो 1,30,000 है ना, वो क्या था, 130 क्या था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो ही तो था ना, यूजिंग ओल्ड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%. तो अब आप 1,30,000 का 12% के हिसाब से नया अमोटाइजेशन टेबल बना लो, बट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 12% ही रहेगा, आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है. एंड दिस इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग. इसके साथ एक एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग भी है, मैं आपको थोड़ी देर के बाद उसके बारे में डिस्कस करता हूं.